नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ संस्कृत व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर, संधि प्रकरणम। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, हम संधि को परिभाषित करने जा रहे हैं। परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम मेलनम संधि, लोपागमादेश वर्ण विकाराः व संधिशात। अर्थात दो वर्णों में अत्यधिक या अतिशय सन्निधि ही अर्थात सामीप्य ही समीपता ही संधि कहलाती है। संधि को संहिता भी कहा जाता है। दो वर्णों का उच्चारण बिना किसी व्यवधान के निरंतरता से करना ही संधि कहलाता है। इन दोनों वर्णों के मिलन में कोई आगम या आदेश या विकार उत्पन्न होता है या किसी वर्ण का लोप हो जाता है। किसी आगम, विकार या आदेश या वर्ण का लोप होने का ये कार्य ही संधि कहलाता है। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये जो संधि कर्म होता है ये निम्न 3 प्रसंगों में अनिवार्यतः रूप से करना ही होता है। इसमें वक्ता की इच्छा पे निर्भर नहीं करता कि वो चाहे तो संधि करे या न करे। जैसे कि तीनों प्रसंगों में प्रथम प्रसंग है एक पद में। यदि एक पद में संधि कार्य प्राप्त हो रहा हो तो संधि कर्म करना ही होगा। वक्ता की इच्छा पे निर्भर नहीं करेगा कि वो चाहे तो संधि न करे। जैसे कि विद्यालयः एक पद है, इसमें उसे विद्या प्लस आलय को विद्यालयः एक साथ संधि पद में बोलना ही होगा। वह इसे पृथक रूप से नहीं बोल सकता। विद्या आलय, इस प्रकार इस नियम को समझ सकते हैं। संधि किए जाने का दूसरा प्रसंग देखिए, अर्थात दूसरी कंडीशन देखिए कि जब धातु से पूर्व कोई उपसर्ग प्रस्तुत हो और संधि कर्म हमारे समक्ष दिया गया हो तो संधि कार्य अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। धातु के साथ अगर उपसर्ग है तो संधि कर्म करना ही होगा। वहाँ पर हमारी इच्छा का कोई स्थान नहीं होता है। जैसे कि अभ्युपागमनम, अभ्युपागमनम एक शब्द है जिसमें कि अभी, उप, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु का प्रयोग हुआ है। अभी, उप, आ और गम। तो अब हम इसे अलग अलग नहीं बोल सकते। अभी, उप, आ, गमनम, इस संधि पद को एक साथ ही उच्चारित करना होगा। अभ्युपागमनम। तो संधि किए जाने की ये दूसरी स्थिति है जहाँ संधि कर्म करना ही होगा। इस पर वक्ता का कोई इच्छा का स्थान नहीं होता है। इस प्रकार ये दूसरा प्रसंग है। तीसरा जो है प्रसंग, तीसरी जो कंडीशन है संधि करने की, वो है समास कार्य में। समास किया हुआ पद सामासिक पद कहलाता है। आप जानते हैं समस्त पद कहलाता है। और यदि समस्त पद का, सामासिक पद का संधि कार्य करने को हमें कहा जाए, संधि कार्य करने को समस्त पद अगर हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो तो हमें उसमें संधि कर्म करना ही होगा, संधि कार्य करना ही होगा। यही सर्वाधिक उचित होता है। और वैकल्पिक रूप से यहाँ एक रास्ता निकलता है कि वक्ता उसको विच्छेद करके समझाने की दृष्टि से विच्छेद करके बोले, वो एक वैकल्पिक रास्ता है। लेकिन संधि कर्म करना ही होगा। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, नीलोत्पलम, नमो नमः। अन्य उदाहरण और हो सकते हैं, यशोदा, मनोहर है। तो इनमें हमें संधि कर्म करके ही उच्चारित करना होगा। हम इन पदों को नीलम, उत्पलम, नमः, नमः संधि कार्य के दौरान यशः, दा, मनः, हरः इस तरह से नहीं बोल सकते सामासिक पद के रूप में।
सामासिक पद के रूप में अगर इनका उच्चारण करना होगा तो समस्त पद में संधि करके ही उच्चारित करना होगा, यही सर्वथा उचित होता है। तो ये तीसरा प्रसंग है। आगे देखते हैं दोस्तों संधियों के भेद। संधियों के भेद की परंपरा को लेकर संस्कृत व्याकरण शास्त्र में पंच संधि प्रकरणम अर्थात 5 प्रकार की संधियों के भेदों के बारे में बताया गया है। संधि शास्त्र की इस परंपरा में 5 प्रकार की संधियों के प्रकार वर्णित हैं। स्वयं आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने अपने बहुत महान ग्रंथ में सिद्धांत कौमुदी में संधियों के 5 प्रकरण पृथक पृथक रूप से वर्णन करके 5 प्रकार की संधियों के भेद बताए हैं, जो निम्न प्रकार से है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र की संधि प्रकरण के अंतर्गत आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने अपने प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी में संधि के ये 5 भेद माने। पहला अच संधि, जिसको स्वर संधि के नाम से जानते हैं। प्रकृति भाव संधि। तीसरी है हल संधि, जिसे हिंदी में व्यंजन संधि के रूप में जानते हैं। और चौथी है विसर्ग संधि और 5वीं है स्वादि संधि। उन्होंने अपने ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी में ये 5 भेद मानकर इनकी व्याख्या की, इनका विश्लेषण किया और इनके बारे में विस्तृत से उन्होंने समझाया। लेकिन इनकी ये भेद परवर्ती कवियों को, परवर्ती रचनाकारों को पसंद नहीं आए। उन्होंने इनका विलय करके इनके परवर्ती रचनाकारों ने, जैसे आचार्य वरदराचार्य आदि ने, इन 5 भेदों को माना तो सही, लेकिन इन 5 भेदों का विलय करके उन्होंने प्रकृति भाव जो दूसरा भेद है, उस प्रकृति भाव को अच संधि में विलय करके और स्वादि संधि जो अंतिम 5वां भेद है, उसे उन्होंने विसर्ग संधि में विलय करके प्रमुख 3 भेद बनाए, जो आज प्रचलित हैं और सर्वथा यही व्याकरण शास्त्र में संधि के भेदों में स्वीकार्य हैं। पहला है अच संधि, जिसे स्वर संधि कहा जाता है, अच स्वर संधि। दूसरा है हल संधि, जिसे व्यंजन संधि के रूप में भी पहचाना जाता है। और तीसरा है विसर्ग संधि। इस प्रकार वरदराचार्य जी के लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ में उन्होंने अपने इस ग्रंथ में इन तीनों संधियों की विस्तृत व्याख्या की है, इनका विश्लेषण किया है और आज सर्वथा ये व्याकरण जगत में स्वीकार्य है। हाँ तो दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए अच संधि। तो अब हम अच संधि का विश्लेषण पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा देखें। सामान्यतः 2 स्वरों में संधि कार्य होने पर अच संधि होती है। स्वराणाम परस्पर मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वरों का संयोग या मिलन ही अच संधि कहलाता है। अच संधि के जो प्रमुख भेद हैं वो आप देखिए। प्रथम है सवर्ण दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि, 5वीं है अयादि संधि, 6ठी है पूर्व रूप संधि और 7वीं है पर रूप संधि। ये थे स्वर अच संधि के प्रमुख भेद, जिनको अब हम आगे बहुत ही सरल तरीके से, सूत्रात्मक तरीके से जानेंगे, पढ़ेंगे। एक बार परिभाषा को फिर से समझ लीजिए। स्वराणाम परस्परम मेलनम संयोगम वा अच संधिम कथ्यते, अर्थात स्वरों का परस्पर संयोग ही अच संधि का योग कहलाता है। हाँ तो दोस्तों देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ अच स्वर संधि। सवर्णे दीर्घ स्वर अच संधि। सूत्र इसके लिए निर्धारित है
अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात अक अक जो प्रत्याहार होते हैं अ, ई, उ, री, री, ऋस्व और दीर्घ इनके दोनों जो पद होते हैं उनके आगे सवर्ण स्वर के रहने पर दीर्घ एकादेश होता है। दीर्घ एकादेश से यहाँ ये अभिप्राय है कि स्वरों के स्थान पर स्वर ही परिवर्तित होकर विकार के रूप में उत्पन्न होते हैं। सवर्ण स्वर से अभिप्राय है समान स्वर। एक समान स्वर जब मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं और इस दीर्घ एकादेश से यही अभिप्राय होता है कि स्वर के स्थान पर स्वर का ही आगम होता है, स्वर का ही प्रादुर्भाव होता है, स्वर ही विकार के रूप में निकल के आता है। इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। आगे देखिए, इन पे देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है ए या आ प्लस ए या आ बराबर आ, अर्थात समान स्वर जब जुड़ रहे हैं तो वो दीर्घ हो रहे हैं। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ए के साथ ए जुड़ रहा है तो आ हो रहा है। उदाहरण के लिए देखें, दैत्य प्लस अरि, दैत्य का अंतिम अक्षर अ और अरि का पहला अक्षर अ, दोनों मिलके आ हो गए, दैत्यारि। दूसरा देखिए, ए प्लस आ बराबर आ, हिम प्लस आलय, हिम का अंतिम अक्षर अ और आलय का प्रथम अक्षर आ, दोनों की संयोग हुई तो हिमालयः। तीसरा देखिए, आ प्लस आ बराबर आ, विद्या प्लस आलयः, विद्या का अंतिम स्वर देखिए आ और आलय का प्रथम स्वर आ, तो आ और आ मिलके आ हो गए, दीर्घ हो गए तो विद्यालयः बन गया। अगला उदाहरण देखिए, आ प्लस ए बराबर आ। उदाहरण देखिए, विद्या प्लस अर्थी, विद्या का अंतिम स्वर क्या है आ और अर्थी का प्रथम स्वर अ, तो आ और ए मिलके यहाँ भी दीर्घ हो गए। इस प्रकार इन उदाहरणों के माध्यम से और इस सूत्र के माध्यम से हम ये समझते हैं कि जब समान स्वर से मतलब अ अपने ही वर्ग के साथ मिलेगा, ए या आ से मिलेगा, ई या ई से मिलेगा, तो वो स्वयं में ही दीर्घ हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ए आ हो गया, ए आ भी आ हो गया, आ भी आ हो गया और आ ए भी आ हो गया। इस प्रकार ये सब दीर्घ हो गए। हाँ तो दोस्तों देखिए, ई, ऋस्व ई और दीर्घ ई दोनों अगर आपस में परस्पर मिलेंगे तो दीर्घ ई का ही विकार उत्पन्न होगा। ऋस्व ई और ऋस्व ई मिलेंगे तो भी दीर्घ ई होगा, ऋस्व ई और दीर्घ ई मिलेगा तो भी दीर्घ ई होगा, दीर्घ ई और दीर्घ ई का संयोग होगा तो भी दीर्घ ई ही निकल के आएगा, और दीर्घ ई और ऋस्व ई मिलेंगे तो भी दीर्घ ई होगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, कवि प्लस इंद्र है, कवि का जो अंतिम अक्षर है, अंतिम स्वर है वो है ई, ऋस्व ई, और आगे इंद्र का प्रथम स्वर है ई, तो दोनों मिलकर ई हो गए, कविंद्र है। इसी प्रकार कपि प्लस ईशः, कपि का अंतिम स्वर देखिए ई और ईशः का प्रथम स्वर ई, तो ई और ई मिलकर ई हो गए, कपीशः। तीसरा देखिए, श्री में अंतिम स्वर है ई और ईश का प्रथम स्वर है ई, दोनों मिलकर श्रीशः, दीर्घ ई हो गए। अंतिम उदाहरण देखिए, दीर्घ ई धन ऋस्व ई बनकर दीर्घ ई बनेंगे। जैसे नदी का
अंतिम स्वर है ई और इंद्र का प्रथम स्वर है ई, तो दोनों मिलकर नदींद्र है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समान स्वर जो ई और ई है वो मिलकर दीर्घ हो गए, और इसके कुछ ये उदाहरण आपके सम्मुख हैं। इसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, ऋस्व उ और दीर्घ उ जब परस्पर संयोग होंगे तो दीर्घ उ का विकार निकल के आएगा। जैसे उ धन उ, तो दीर्घ उ हो गया। उसी प्रकार दीर्घ उ और ऋस्व उ मिलकर भी उ बनते हैं। तीसरा देखिए, दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलकर उ बनेंगे। अंतिम देखिए, दीर्घ उ और लघु उ मिलकर उ बनेंगे। इस प्रकार हम इनको उदाहरणों से देखते हैं। भानु धन उदयः, तो भानु का अंतिम स्वर है उ और उदय का प्रथम स्वर है उ, तो दोनों मिलकर उ बन गए, भानुदय। भानु में देखिए बड़े उ की मात्रा हो गई। उसी प्रकार लघु धन उर्मी, तो लघु का अंतिम स्वर उ और ऊर्मी का प्रथम स्वर उ, तो दोनों मिलकर लघुर्मी हो गए। तीसरा देखिए, वधु धन ऊहा, वधु का अंतिम स्वर उ और ऊहा का प्रथम स्वर उ, दोनों मिलकर वधूहा, तो वधु के देखिए बड़े उ का विकार निकल कर आया है। इस प्रकार अंतिम देखिए, दीर्घ उ और ऋस्व उ मिलकर उ बन रहा है, वधु धन उत्सव है। वधु का अंतिम स्वर है उ और उत्सव का प्रथम स्वर है उ, तो वधूत्सव। वधु में उ का रांत का परिवर्तन सामने आया है। आगे देखिए दोस्तों, री और री, ऋस्व री और दीर्घ री जब संयोग होंगे तो री बन जाएंगे, बड़ा दीर्घ री बन जाएंगे। जैसे मातृधन ऋणम मातृणम, तो मातृ का अंतिम स्वर री और ऋणम का प्रथम स्वर री मिलकर री, बड़ा दीर्घ री हो गया। उसी प्रकार पितृधन ऋणम पितृणम, कर्तृधन ऋणम कर्तृणम, तो देखिए पितृ का अंतिम स्वर री और ऋणम का प्रथम स्वर री मिलकर री बन गए, पितृ। तय के नीचे देखिए ऋस्व जो री है उसके अंदर एक मात्रा होती है, जबकि दीर्घ री में नीचे दो बार गांठ लग के ये मात्रा का साइन बनता है। इसी प्रकार कर्तृणम में, कर्ती में देखिए नीचे उसी प्रकार लगा हुआ है। तो इस प्रकार इस नियम को हम समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए ली जो एक स्वर होता है, हिंदी की अपेक्षा संस्कृत में एक अतिरिक्त स्वर होता है। ये भी जब परस्पर संयोग होंगे तो ली हो जाएंगे। देखिए ली धन लीकार है, लीकार है बना, ली धन ली वर्ण, दोनों मिलके ली वर्ण बना। इसी प्रकार गम ली धन लीकार है, गम लीकार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि समान स्वर जब परस्पर संयोग या एक दूसरे के साथ विलय होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो दीर्घ हो जाते हैं और इसी को दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है।